गुड आफ्टरनून साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप सभी साथी, सभी दोस्त, सभी भाई अपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो 20 अप्रैल को होने वाली है। ठीक है, तो 20 अप्रैल को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर चर्चा परिचर्चा करने आए हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से क्या करेंगे भाई, लेकर आगे चलने वाले हैं। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि यूपीपीएससी एई का जो हैंडलिंग एंड स्टोरेज टॉपिक चल रहा था, वो एक्चुअली मतलब मैं ले नहीं पाया। आपकी लास्ट क्लास जो है वो, एक मिनट दीजिएगा मुझे। लास्ट क्लास जो है वो आपकी जो है भाई कब हुई थी, वो 31 तारीख को हुई थी। बट उसके बाद थोड़ा सा क्लासेस जो है वो आपकी हो नहीं पाई। ठीक, तो अभी जो है आज से क्लास, आपको ये क्लास मैं रिकॉर्डेड अपलोड करा रहा हूँ। अब से रेगुलर क्लास आपकी 3 बजे चलेगी। 3 बजे मतलब आपको या रिकॉर्डिंग मिले या क्लास आपकी लाइव हो, वो उसमें से 3 बजे कोई ना कोई काम हुआ करेगा। ठीक है, मतलब 3 बजे वीडियो सेक्शन में अपलोड हो जाए क्लास, या फिर आपकी क्लास कोई रिकॉर्ड लाइव चलेगी, तो वो चलेगी। ठीक है, आपको बता देता हूँ, यही प्रोसीजर जो है, यही सिनेरियोज फॉलो होंगे, यही टाइम टेबल फॉलो होगा। ठीक है, एक बार सुन लो, क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे कि सर आप बोलते हो बट होता नहीं। कोई नहीं, बट अभी जो है अभी हो जाएगा। देखो यहाँ पर अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, तो आज के केस की अगर मैं यहाँ से बात करूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है, देखो अभी आपको आज की क्लास तो लाइव मिलेगी। ठीक है, मतलब ये हैंडलिंग की क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल रही है, तो हैंडलिंग का पार्ट 3, हैंडलिंग थर्ड जो है वो आपके पास आज 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल को 3 PM पे आपको मिलेगी। ठीक है, 3 PM मिलेगी। एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, कौन सी एनर्जी कन्वर्जन, ये भी आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास क्या है भाई, 5 अप्रैल को आपको 3 PM मिलेगी। ठीक, ये रिकॉर्डेड ही मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या है, ये क्लास जो है आपकी इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ठीक, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, मैं इसको भी भाई रिकॉर्डेड ही अपलोड करा दूंगा, क्योंकि एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि इस दिन रामनवमी है और एक्चुअली मेरे नवरात्र होते हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा उस दिन मेरी व्यस्तता थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी। तो उस वजह से मैं क्लास आपकी लाइव नहीं ले पाऊंगा। ये 3 बजे आपकी क्लास, आपको ये तीनों क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसके बाद जो हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये 7 अप्रैल को चलेगा। अब ये कोई गैप नहीं होगा। ठीक है, इतना मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर सकता हूँ। 7 अप्रैल को बस टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि शाम को थोड़ा सा किसी और काम में बिजी हो गया, या फिर कुछ और चीज़ें हो गई, कुछ और चीज़ें आ गई। ठीक है, तो उस वजह से मतलब शाम की थोड़ा व्यस्तता थोड़ा ज़्यादा हो जा रही है, इसकी वजह से मैं क्लास आपकी बीच में 1-2 दिन लैग हो गई। ठीक, तो इस वजह से टाइम मैंने ऐसा कर दिया है, जिस समय पर धूप रहती है आप लोग अपना घर पे आराम से रहोगे, अपना आराम से लेक्चर देखो, आराम से एंजॉय करो। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बाद आपके पास इंजीनियरिंग मटेरियल 8 अप्रैल को। ठीक, यही से शेड्यूल आपके पास अब चलने वाला है। 8 अप्रैल को इंजीनियरिंग आपके पास। ठीक, इसके बाद आपके पास जो सब्जेक्ट होगा क्वालिटी कंट्रोल, 9 अप्रैल को। क्वालिटी कंट्रोल 9 अप्रैल को, क्वालिटी कंट्रोल आपका 9 अप्रैल को 3 PM ही आपके पास ये भी आपको मिलेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मटेरियल और क्वालिटी कंट्रोल, इन तीनों की क्लासेस जो है वो आपको लाइव ही देखने को मिलेंगी। इन तीनों की क्लासेस आपको लाइव देखने को मिलेंगी। इसमें आपके पास कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपको क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड मोड में देखने को मिले। 3 बजे रेगुलर क्लास आपकी होगी। आज इवन आज से ही आपकी क्लास रेगुलर होगी, बस हाँ 2 दिन की आपकी क्लास रिकॉर्डेड होगी। ठीक है, क्योंकि नवरात्र की वजह से थोड़ा सा व्यस्तता है, वो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ये 2 क्लासेस जो हैं 5 और 6 तारीख को, ये क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड जो है मैं अपलोड करा दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डेड मैं अपलोड करा दूंगा। देखिए 5 वाली तो मैं 100% बोल रहा हूँ कि कल वाली तो अपलोड होगी। 6 वाली तो मैं एक बार कोशिश करूंगा कि अगर लाइव ले पाऊंगा तो मैं लाइव ही उस क्लास को ले लूंगा। ठीक है, वो एट अ टाइम ऑफ दैट डिसाइड कर लूंगा, नहीं तो फिर वो आपको अपलोडेड मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, तो ये सिनेरियोज जो है वो क्या चलेंगे, फॉलो आपके होने वाले हैं। ठीक है, अभी ये आपके पास जो लेक्चर है, ये कौन सा है, ये सेकंड लेक्चर है हैंडलिंग स्टोरेज का। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यूपीपीएससी प्री प्लस मेंस का हमारा जो बैच है 1111 रुपये में आपके पास क्या है भाई, लाइव है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच के। कंप्लीट प्री इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड हिंदी जीएस प्लस आपके पास जो
इंजीनियर आपके पास टेक्निकल वाला पार्ट है, सभी चीज़ें यहाँ पर आपके पास क्या रहने वाली हैं, कवर्ड रहने वाली हैं। अब अभी भी अगर आपने टेस्ट सीरीज़ को नहीं ज्वाइन किया, आप ज्वाइन कर लीजिए। 99 रुपये में आपको ये 10 फुल लेंथ टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज जो है वो गेट अकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है। ठीक है, दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या, कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी जो है वो रहती है, तो आप दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। इन नंबर्स पे संपर्क कर लीजिएगा, आपकी चीज़ें जो है वो दूर हो जाएंगी। ठीक, अभी आपके पास जो इसका 9th टेस्ट है, 9th टेस्ट लाइव कब होगा, 9th टेस्ट लाइव आपके पास कब होगा, ये आपके पास होगा भाई 6 तारीख को, 6 अप्रैल को, मतलब परसों जो है ये आपका 9th टेस्ट जो है वो लाइव हो जाएगा। ठीक है, फिर एक टेस्ट बचेगा, वो 12 या 13 तारीख में लाइव हो जाएगा। और 12 या 13 तारीख मतलब अगले सैटरडे संडे तक ही क्या है, हमारी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू चलेंगी किसी ना किसी सब्जेक्ट की। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपना रिवाइज करिएगा, आप मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल फ्री रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अभी आप लोग जो बीपीएससी एई की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी एई के लिए भी हमारा क्या है, बैच एक आ चुका है। ठीक है, आप लोग इस बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग कर सकते हैं। एक बार मैं साउंड चेक कर लेता हूँ भाई, साउंड वगैरह प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, हाँ है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, बीपीएससी एई का बैच भी बीपीएससी एई के बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 1111 रुपये मात्र इसकी क्या है भाई, फीस रहने वाली है, चाहे सिविल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, मैकेनिकल के हों। ठीक, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसकी एग्जाम डेट आपके पास 21 से 23 जून जो है वो आपके पास एग्जाम डेट रहने वाली है इसकी। ठीक, तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अभी बात करें गेट की, तो गेट 2026, गेट 2027, गेट 2028 के कोर्सेज भी लाइव हैं, आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच हैं ये सभी। ठीक है, गेट 26 का कोर्स 2222 रुपये, 27 का कोर्स 3333 रुपये, 28 का कोर्स 5555 रुपये आपके पास क्या है सर, गेट की बैचेस की प्राइस रहने वाली है। आरआरबी जेई का जो बैच है, सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का कॉम्बो, ये आपके पास 777 का है। और सीबीटी 2 के लिए सिर्फ बैच 499 का है। ठीक, अब सीबीटी 2 तो आपके पास आ ही गया है, और जो लोग आरआरबी जेई भी देने वाले हैं तो उनको मैं बता दूं, ठीक है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक सीरीज स्टार्ट करूंगा। ठीक है, हर दिन आपको 25 सवाल मैं कराने वाला हूँ, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड 25 सवाल कराऊंगा। लेकिन बेटा आपके लिए थोड़ा सा ये रहेगा कि मुझे आपकी क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही क्या करनी पड़ेंगी, अपलोड करनी पड़ेंगी। समस्या समय की है, तो आपकी क्लास जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अपलोड कराया करूंगा। टाइम मैं आपको बता दूंगा, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर आपकी क्लासेस जो है वो रिकॉर्ड अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, ये क्लासेस आपकी जो है मंडे से आपकी अपलोड होंगी, मंडे से आपको क्लासेस जो है वो मिलने लगेंगी। जो भी आरआरबी जेई मैकेनिकल वाले विद्यार्थी हैं, मैं उनकी बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मंडे से आपको रेगुलर क्लासेस जो है वो मिलेंगी आपके पास। ठीक, इसमें आपके पास एक दिन आपके पास सोम की क्लास होगी, एक दिन आपके पास मैकेनिक से शुरू करेंगे। ठीक है, मैकेनिक से क्या कहोगी, मैकेनिक से आपकी क्लासेस जो हैं वो शुरू होंगी। सबसे पहले दिन मैकेनिक्स, फिर आपके पास सोम। ठीक है, फिर आपके पास क्या होगा भाई, सोम। फिर आपके पास क्या है, फिर आप इसमें आपके पास जो हो चलेगा 25 क्वेश्चंस, टॉप 25 क्वेश्चंस, किस तरह ये क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अब उसमें सारी चीज़ें में सारे सब्जेक्ट, सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके आपके जो है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख के चलेंगे। फिर आपके पास एक क्लास आपकी एमएस की हो जाएगी। ठीक, एक क्लास फिर मैं आप किसकी लूंगा भाई, बिल्डिंग। ठीक है, एक क्लास मैं लूंगा बिल्डिंग की, एक क्लास मैं आपकी लूंगा सिर्फ और सिर्फ मशीनिंग की। ठीक है, जिसमें मतलब सिर्फ और सिर्फ मेटल कटिंग रहेगा। एक क्लास आपके पास सिर्फ और सिर्फ मशीन टूल की। इवन मशीन टूल की मैं आपके पास दो क्लास लूंगा, मशीन टूल 1 और मशीन टूल 2। ठीक, इसमें मैं आपके पास सारे क्वेश्चन जो है वो कवर करा दूंगा। मशीन टूल 2 इसमें आपके पास सभी क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। एक क्लास आप लोगों के पास किसकी आएगी, इंडस्ट्रियल की आएगी। ठीक है, इंडस्ट्रियल की आएगी, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की आपके पास क्या है, क्लास आपको देखने को मिलेगी। एक क्लास आप लोगों की डिमांड आएगी। ठीक है, आप लोग अगर डिमांड करोगे तो फिर वो मैं आपकी एक क्लास जो है यहाँ पर ग्राइंडिंग या फिर आप मशीन टूल आपके पास क्या है सर, आप एक ही रखो। यहाँ पर मैं ग्राइंडिंग और फिनिशिंग अलग कर देता हूँ इसको। ठीक है, ग्राइंडिंग और फिनिशिंग को अलग कर देता हूँ, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग ऑपरेशन। ठीक, इसको मैं अलग कर देता हूँ, ग्राइंडिंग और फिनिशिंग ऑपरेशन को क्या कर दिया मैंने यहाँ पर अलग कर दिया। ठीक, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो गया आपके पास। अगर आप लोग बोलोगे तो एफएमएचएम से रिलेटेड मैं एक क्लास ले लूंगा, एफएमएचएम से रिलेटेड मैं एक सेगमेंट में सारी चीज़ें जो है एफएमएचएम की वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। ठीक, और उसके बाद जो है आपके पास बाकी कुछ और सब्जेक्ट्स को भी मैं क्या कर लूँगा भाई, डील अप
कर लूँगा, ठीक है। बाकी आप थर्मो का बोलोगे तो थर्मो के भी मैं करा दूंगा। फिलहाल ये प्रायोरिटी में है मेरे, ठीक, ये प्रायोरिटी में है, इनको मुझे कराना है सबसे पहले। तो प्रोडक्शन आपके पास कितने दिन, यहाँ पर आप देखो प्रोडक्शन आपके पास, ये पूरा प्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, ये एमएस वाला पार्ट हो गया, ये इंडस्ट्रियल वाला पार्ट हो गया, ये मैकेनिक्स और सोम वाला पार्ट हो गया। ये आपको मंडे से रेगुलर क्लास मिलेगी। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। तो अभी तक इतना आपके पास प्लान है। अगर आप लोग इसके ज़्यादा भी बोलेंगे तो इसके ज़्यादा भी मैं क्लासेस आपको करा दूंगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल जो आरआरबी जेई दे रहे हैं आप लोगों के लिए भी टेस्ट सीरीज है, 99 रुपये में 10 फैकल्टी, आप लोग बिल्कुल टेस्ट सीरीज से ज्वाइन कर सकते हैं। नेविगेटर आप परचेज करना चाहते हैं, नेविगेटर को भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी कोर्सेज है गेट एकेडमी के, वो भी परचेज कर सकते हैं आप लोग। आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन में विजिट कर सकते हैं, सभी चीज़ें आप, सभी जानकारी जो है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। हार्ड बुक से जुड़ना चाहते हैं तो हार्ड बुक भी आप क्यूआर कोड के माध्यम से परचेज अप कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंडबुक आपके पास क्या है भाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हैंडबुक जो है वो ई बुक फॉर्मेट में है। ये कैसी भाई, रामबाण बुक है आप लोगों के पास, ठीक है, रामबाण बुक है आप लोगों के पास। तो इसको भाई आप लोग जरूर सैंपल जो है मैकेनिकल वाले, आप लोग इस सैंपल को जरूर एक्सेस करिए, फ्री सैंपल है, जरूर पढ़िए, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सैंपल ऐसा नहीं कि छोटा सैंपल है, आपके पास एक से एक दो सब्जेक्ट आपके इजीली कवर हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अभी 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, यहाँ पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग क्या करते हैं भाई, शुरुआत अपनी आज की करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या बोल रहा है, यूनिट लोड प्रिंसिपल। यूनिट लोड प्रिंसिपल, यूनिट लोड आपके पास क्या सर, यूनिट लोड प्रिंसिपल मतलब आपके पास यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है सर सिंगल, ठीक है, सिंगल क्वांटिटी पर एक क्वांटिटी, ठीक है, एक क्वांटिटी। अब एक क्वांटिटी जब आपके पास होगी, एक क्वांटिटी में आप क्या करोगे, एक लोड प्रिंसिपल को लगाओगे तो क्या हो जाएगा, तो आपके पास लोड का साइज क्या हो जाएगा, लोड का साइज आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा। तो लोड का साइज आपके पास कितना हो जाएगा, लोड का साइज आपके पास ये कैसा हो जाएगा, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। मतलब ये बेसिकली हमारे पास जो प्रिंसिपल होगा ये क्या करेगा, लोड के साइज को मैक्सिमाइज करने के लिए फोकस करता है। यूनिट लोड प्रिंसिपल किस पर, मैक्सिमाइजिंग द लोड साइज, मैक्सिमाइजिंग द लोड साइज। ऑप्शन बी आपके पास क्या है, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी आपके पास क्या है, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर, मैक्सिमाइजिंग द लोड, ठीक। मैक्सिमाइजिंग द लोड आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। जल्दी से इसको करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइव में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपसे बोल रहा है क्या सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर मटेरियल हैंडलिंग का प्रिंसिपल नहीं है, मटेरियल हैंडलिंग का प्रिंसिपल नहीं है, ये पूछा है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों से बात की जाएगी तो मटेरियल हैंडलिंग के लिए प्रिंसिपल प्लानिंग प्रिंसिपल होता है, बिल्कुल होता है। एर्गोनॉमिक होता है, बिल्कुल होता है, जिसके अंदर वर्कर की सेफ्टी ध्यान रखते हैं। स्टोरेज होता है सर, बिल्कुल होता है। क्या नहीं होता है सर, ओवरलोडिंग प्रिंसिपल नहीं होता। ओवरलोडिंग प्रिंसिपल नहीं होता है तो सर यही आपके पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है नॉट, ओवरलोडिंग प्रिंसिपल आपके पास नहीं होता है, ओवरलोडिंग प्रिंसिपल नहीं होता है। बाकी एर्गोनॉमिक जो है वो वर्कर की सेफ्टी, वर्कर की कंफर्टनेस डिपेंड करता है। स्टोरेज किस तरीके से आप चीज़ों को स्टोर करोगे, उठाओगे तो स्टोर भी करना पड़ेगा। प्लानिंग किस तरीके से हैंडलिंग की प्लानिंग आपको करनी है, तो वो आपके पास यहाँ पर वो सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्या है, what type of material handling equipment is a primarily used for lifting heavy, ठीक है, हैवी लोड्स टू हाई प्लेसेस, हाई प्लेसेस पर ले जाने के लिए, ठीक है, हैवी लोड्स को हाई प्लेसेस पर ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉकलिफ्ट का, क्रेन का, पैलेट जैक्स का, ट्रॉलीज का, ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं, एक बार बताइए। मैं एक बार साउंड चेक कर लेता हूं दोस्तों, ठीक है, एक बार मैं साउंड चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है, साउंड वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, साउंड वगैरह सभी ठीक है। अभी आपको इस क्वेश्चन को बताना है, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इज अ प्राइमरली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स टू हाई प्लेसेस, फॉकलिफ्ट, क्रेन, ट्रॉलीज, पैलेट जैक्स। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, अगर पूछा क्या सर, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, क्या पूछा सर, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कहां तक सर आपके पास, वो भी लोड कैसा है, वो भी लोड है हैवी लोड, हैवी लोड है कहां पर, हाई प्लेसेस पर, आपको बहुत ऊपर ले जाना है। कहां ले जाना है, हाई प्लेसेस पर लेकर जाना है। हाई प्लेसेस पर ले जाना है सर, फॉकलिफ्ट कर सकते हैं, फॉकलिफ्ट वेयर हाउस के अंदर तो यूज हो सकती है। ट्रॉली सर, ट्रॉली एक जगह से दूसरी जगह। पैलेट जैक्स भी नहीं सर आपके पास। क्या सर, क्रेन, जैसे आपने देखा होगा कि टावर, जब कोई टावर बनता है तो ऐसे क्रेन को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और ये ऑब्जेक्ट को आपके उठाने का काम करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने का काम करती है। जहां पर टावर्स वगैरह बनते हैं वहां पर आप लोगों ने देखा होगा। तो क्रेन आपके पास क्या है, आपके हैवी लोड्स को बहुत हाइट तक क्या कर सकती है, हाई प्लेसेस तक
लिफ्ट कर सकती है। दैट इज ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोमेटेड टाइप ऑफ मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट दैट मूव्स दैट मूव्स गुड ओवर अ ट्रक और पाथवे। ठीक है, क्या है आपके पास, दैट मूव्स गुड ओवर अ ट्रक और पाथवे, ओवरहेड क्रेन्स, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, हैंड पैलेट ट्रक्स, मैनुअल ट्रॉलीज। मैनुअल ट्रॉलीज। क्या कह रहा है यहां पर, ऑटोमेटेड देखो, ऑटोमेटेड की बात किया है, ऑटोमेटेड टाइप ऑफ मटीरियल हैंडलिंग, ऑटोमेटेड टाइप ऑफ मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। ठीक, आपके पास क्या कर रहा है, एक ट्रैक पर या पाथवे पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, आपके पास मूव कहां पर करता है, मूव्स गुड्स ओवर अ ट्रैक और पाथवे। अब ट्रैक और पाथवे पर मूव करने वाला ऑटोमेटेड कौन है, ओवरहेड क्रेन। भाई नहीं, ये ऊपर चलता है सर। ठीक है, ये आपके पास क्या है सर, ऊपर चलता है। आप बोल सकते हो कि हाँ सर ये भी हो सकता है, ओवरहेड क्रेन को अगर हम लोग ऑटोमेट कर दें, ठीक, ये भी हो सकता है। मैनुअल ट्रॉली ये तो भाई गलत है। हैंड पैलेट ट्रक सर ये भी गलत है। क्या, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, एजीवी बचा और ओवरहेड क्रेन बचा। देखो ओवरहेड क्रेन जो है वो आपके पास एक पाथ पे तो चल पा रहा है, लेकिन उसको उसके पास ट्रैक नहीं है। उसके पास क्या है, ट्रैक नहीं, क्योंकि वो आपके पास ऊपर से ही क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को मूव करा पाएगा। पाथ के लिए अगर बात किया कि जिस जो आपके पास कोई एक रोड है, ठीक है, एक वेयर हाउस के में बीच का जो स्पेसिंग होती है, उसमें जो आपके पास मटेरियल को लेकर मूव करा पाए, वो भी ऑटोमेटेड रूप से, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स। ठीक है, जो कि एक तरीके का रोबोट होता है, जिसको हम लोग एजीवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजीवी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, क्या इन एन ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम सेंसर्स आर यूज्ड टू, सेंसर्स किस लिए यूज किए गए हैं, कंट्रोल द स्पीड ऑफ कन्वेयर बेल्ट्स, इंश्योर द सेफ्टी बाय डिटेक्टिंग द ऑब्स्टिकल्स, मॉनिटर मटेरियल फ्लो एंड पोजिशनिंग, ऑल ऑफ द अबव। ये आपके पास किस लिए हम लोगों ने क्या किया है, किस लिए हम लोगों ने इसको यूज किया है, किसके लिए, ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को सेंसर्स हम लोगों ने जो यूज किए हैं, इनका काम क्या है, सेंसर्स को यूज करना, सेंसर्स का क्या फंक्शन होता है, सेंसर्स का क्या काम हमारे पास होता है, एक बार जल्दी से बताइए। सेंसर्स क्या करते हैं भाई, सेंसर्स की हेल्प से ऐसे जो हम लोग यूज करते हैं, सेंसर्स क्या करेंगे भाई, सेफ्टी के लिए काम करेंगे, बिल्कुल सही बात है सर। आपके पास कंट्रोल करेंगे स्पीड को, जो कन्वेयर बेल्ट है उसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे, बिल्कुल सही बात है, कि बहुत ज्यादा तेजी से आपके पास मूवमेंट ना हो, जिससे आपके पास क्या है, मटेरियल का लॉस ना हो। ठीक है, मॉनिटर करेंगे आपके पास फ्लो और पोजीशनिंग, जो भी मटेरियल का फ्लो हो रहा है, उसकी क्या पोजीशन है, उन सभी चीजों को क्या करेंगे, मॉनिटर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेंसर्स का जो काम होता है, तो अगर आप लोगों से सेंसर्स के काम के बारे में बात करें, तो ये सिंपल सा बात है, आपके पास कंट्रोल दी स्पीड को भी कंट्रोल करने का काम है सेंसर्स का। स्पीड के बाद अगर मैं बात करेंगे आपसे, सेफ्टी को इंश्योर करने का काम है, सेफ्टी को भी इंश्योर करने का काम है आपके पास क्या भाई, मॉनिटर मटेरियल फ्लो। तो यहां पर आपके पास मटेरियल के फ्लो को भी मॉनिटर करने का काम है, ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर इन डिसाइडिंग वेदर टू यूज ओपन स्टोरेज। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है, प्राइमरी फैक्टर क्या है, जब भी हम लोग किसी ओपन स्टोरेज को, आप किसी भी सामान को ओपनली स्टोर करते हो, तो उसमें आप लोग क्या देखते हो, आप लोग किस चीज को आप अपने घर की छत पर, अपने घर के आंगन में, ठीक है, स्टोर करके रखते हो, जो कॉस्टली मटेरियल हो उस पर उसके हिसाब से रखते हो, कि सस्ती चीज है उसको बाहर रख दिया, या महंगी चीज है उसको बाहर रख दिया, ऐसा सोच के करते हो, या फिर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, मतलब
वो जो ऑब्जेक्ट रखा है वो धूप को भी सहन कर सके, बरसात को भी कर सके, ठंड को भी कर सके, ठीक है, ठंड को भी कर सके, आंधी को भी कर सके, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को रखते हो। या फिर तीसरा क्या कह रहा है, आपके पास हैंडलिंग इक्विपमेंट के हिसाब से रखते हो, या फिर आपके पास अवेलेबल स्पेस के हिसाब से रखते हो। तो जब भी हम लोग किसी चीज को क्या करते हैं, ओपन स्टोरेज के अंदर, किसके अंदर, ओपन स्टोरेज के अंदर, मतलब किसी ओपन एनवायरनमेंट में हम लोग प्लेस अप कराते हैं, तब हम लोग उसमें एक चीज ध्यान रखते हैं कि मटेरियल हमारा कैसा चलेगा, वो ड्यूरेबल है कि नहीं है, उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी आपके पास क्या है सर, होगी कि नहीं होगी। ड्यूरेबिलिटी इसके अलोंग अलोंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन आपके पास किसकी, आपके पास ओपन स्टोरेज की किस तरीके से। तो यहां पर आपके पास क्या करेक्ट हो जाएगा, ड्यूरेबिलिटी ऑफ मटेरियल अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल कंडीशन, दैट इज ऑप्शन जो है वो ए आपके पास क्या है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी जो है वो आपके पास क्या करेक्ट आंसर है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं, मटेरियल की कॉस्ट देख के नहीं, या फिर अवेलेबल स्पेस, बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि सर जिस हिसाब से अवेलेबल स्पेस होगा उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है, अवेलेबल स्पेस तो मैं मानता हूं, लेकिन उसमें भी कोई ऐसी चीज है कि जो आपके पास इन्वायरमेंटल के इफेक्ट से खराब हो सकती है, तो उसको हम लोग नहीं रखते, उसको हम लोग क्या करते हैं, वहां पर प्लेस अप नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, विच टाइप ऑफ मटीरियल इज अ मोस्ट सुटेबल फॉर ओपन स्टोरेज, किस तरह के मटेरियल ये सुटेबल होते हैं ओपन स्टोरेज में रखने के लिए। क्या है पहला ऑप्शन, अब ऑप्शन देख के बता दोगे, क्या सर फूड के प्रोडक्ट को रखते हो ओपन स्टोरेज में, नहीं, क्योंकि सर वो अगर मॉइस्चर आया तो हमारे क्या हो जाएंगे सर, खराब हो जाएंगे। जैसे घर में, आपके घर में जो बीन्स होंगी, या जो राजमा है, या जो छोले है, या जो दाल, आपकी मम्मी क्या करती है, एयर टाइट डब्बे के अंदर क्या करती है, पैक करके रखती है, जिससे इन्वायरमेंट इफेक्ट ना करे, इन्वायरमेंट इफेक्ट ना करे। या फिर जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लो, जैसे सब्जी आई, ठीक है, जैसे सब्जी आई तो तुम सब्जी कहाँ स्टोर करते हो, फ्रिज के अंदर स्टोर करते हो, ओपन स्टोरेज में नहीं रखते हो। फ्रूट्स है तो फ्रूट्स को कहाँ रखोगे सर, फ्रिज के अंदर रखोगे, बाहर नहीं रखोगे। रीजन क्या है, रीजन क्या है भाई, ओपन स्टोरेज में फूड प्रोडक्ट को हम लोग नहीं रखते हैं। क्या सर हजार्डस केमिकल को ऐसे ही खुले में डाल सकते हैं, क्या हजार्डस केमिकल्स को खुले में डाल सकते हैं, बोलोगे सर बिल्कुल नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं डाल सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि मिट्टी का तेल है, ठीक है, या फिर अगर आपके पास मिट्टी का तेल तो एक कैरोसिन ऑयल, बेसिकली मिट्टी का तेल उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपनी देसी भाषा में बोला जाता है, ठीक है, यूपी में उसको यही बोला जाता है, ठीक है। तो कई बार आप लोग ये मत समझिएगा, ठीक है, मतलब गांव वगैरह एरिया में यही बोला जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग हो सकता है फैमिलियर ना हो, क्या कैरोसिन ऑयल जिसको बोलते हैं, कैरोसिन ऑयल आप खुले में नहीं रख दोगे, ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल खुले में रख दिया, ऐसा तो नहीं करोगे। लेट सपोज वहां पर कुछ भी मिसहैपनिंग हो गई, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वहां से क्या हो जाएगी, वहां से आपके पास आग लग सकती है, या फिर कोई और केमिकल है, कोई और भी केमिकल है जो हजार्डस है, जो रिस्क क्रिएट कर सकता है, उस केमिकल को हम लोग ओपनली नहीं रखते हैं। क्या है सर, पेरिसेबल गुड्स, पेरिसेबल गुड्स को भी हम लोग क्या करते हैं सर, पेरिसेबल गुड्स उनको भी हम लोग ओपनली नहीं रखते, मतलब जिन गुड्स की एक्सपायरी डेट होती है उनको हम लोग ओपनली नहीं रखते अल्टीमेटली ये, ठीक है। तो फिर कौन सा रखते हैं सर, आपके पास वेदर रेजिस्टेंट मटेरियल होंगे, जिनका वेदर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए वो रखते हैं। जैसे आपके पास कोई कंक्रीट का पाइप है, कोई स्लैब है, कोई रॉड है, वो रखी रहेगी, स्टील की रॉड है वो रखी रहेगी, मतलब सर जिनका जो वेदर रेजिस्टेंट है वो सब हमारे पास क्या है, वो हमारे पास रखे रहेंगे, कहां पर, ओपन स्टोरेज में। चलो यहां पर आपके पास क्या है, एक न्यूमेरिकल टाइप है, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप है, इसको जरा देख लो, इसको देख लो क्या कह रहा है। एक फॉक लिफ्ट है 2 टन लोड की, ठीक है, कितना लोड है, 2 टन लोड, हाइट ऑफ 4 मीटर इन 20 सेकेंड, हाइट ऑफ 4 मीटर 20 सेकेंड, कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड फॉर एज्यूमिंग 100% इफिशियंसी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, आप लोगों से मैं बात करता हूं, तो क्या कह रहा है कि फॉकलिफ्ट जो है इसकी इफिशियंसी, अब मैं सबसे पहले लोड की बात करूं तो 2 टन, 2 टन को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये कितना सर, आपके पास 2000 किलो लिख सकते हैं, बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। आपके पास अगर मैंने बात किया सर हाइट की, तो हाइट कितनी है, हाइट आपके पास 4 मीटर है, बोलोगे सर बिल्कुल है, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। टाइम कितना है सर आपके पास, 20 सेकंड, बोलो 20 सेकंड, बिल्कुल सही बात है। इफिशियंसी कितनी एज्यूम करनी है, 100% इफिशियंसी एज्यूम करनी है, 100% इफिशियंसी एज्यूम करनी है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा कि वर्क कितना होगा, ठीक है, क्या आपके पास फॉकलिफ्ट जो है वो कितना वर्क डन करेगी, तो अगर हम यहां से बोलें कि वर्क डन, ठीक है, वर्क डन ऑफ फॉकलिफ्ट, वर्क डन बाय फॉकलिफ्ट, कि फॉकलिफ्ट जो है वो कितना वर्क डन कर सकती है,
कितना वर्क डन कर सकती है। क्या फॉकलिफ्ट का काम क्या होता है सर? मटेरियल को रेज अप करना, ठीक है, मटेरियल को किसी एक हाइट पर क्या करना है सर? हाइट पर उठाना, मटेरियल को हाइट पर ले जाना, हाइट से उठाना। और आपको पढ़ाया है मैंने कि जब भी हाइट पिक्चर में आती है तो काइनेटिक एनर्जी किस में बदलती है? तब भी काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर बदल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर बदल जाती है। तो एक कंडीशन होगी जो फॉकलिफ्ट की मैक्सिमम हाइट होगी, जहां पर मैक्सिमम हाइट होगी तो बेसिकली वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन हो गया आपके पास कितना? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉकलिफ्ट, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉकलिफ्ट के बराबर हो गया। ठीक, तो ये बेसिकली कितना होता है सर? ये होता है mgh। तो mgh लगाओगे तो सर यहां से कितना आपके पास हो जाएगा सर? ये कितना सर? 2000 इंटू 9.8 बोला है तो 9.8 ले लो। h कितना बोला है? h है आपके पास 4। तो ये आपके पास क्या सर? यहां से एक जीरो खत्म, तो यहां से कितना आ गया सर आपके पास? ये हो गया 4 दूना 8, 800 इंटू 98। तो मतलब ये अप्रोक्सीमेट आएगा 008 64 6 8 8 नेमा 72 और 6 78, ठीक है। ये आपके पास क्या है सर? वर्क आपके पास कुछ इतना निकल कर आया 784,000 जूल, मतलब 78,400 जूल आपके पास ये वर्क निकल कर आया। क्या पूछा है? पावर पूछा है। पावर पूछा है तो ये वर्क आ गया। अब आपको पता है कि पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल्स टू होता है सर आपके पास वर्क अपॉन में टाइम। वर्क कितना है सर? 78400। 78400 टाइम कितना है? टाइम है आपके पास कितना? 20 सेकेंड, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से डिवाइड कर लो, 0 0 कट गया तो आपके पास कितना बचा? ये आप जब इसको यहाँ पर कटअप करोगे तो कितना आपके पास? 2 3 6 18 बचा, 2 नेम 18, ठीक है, 2 0, ठीक है। और ये किस में? वॉट में आया। अब इसको किलोवाट में बदलना है तो 3.92 किलोवाट है। कोई ऑप्शन? ये है, ये 3.9 है, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या? ऑप्शन सी कर। अब बोलो सर ये हमको नहीं आता। अरे भाई तुमको कहाँ पढ़ाया है? यही सब तो एनर्जी कन्वर्जन में पढ़ाया है, यही सब तो एनर्जी कन्वर्जन के अंदर हमने डिस्कस किया है तुम लोगों के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। साउंड एक बार चेक कर लो, क्योंकि यार देखो रिकॉर्डिंग में बार बार साउंड थोड़ा सा चेक करना ही रहता है, बहुत बार साउंड चला जाता है, ठीक है। चलो, प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टोरेज सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी पर्पस क्या है? किसका? आपके पास स्टोरेज सिस्टम का। किसका? स्टोरेज सिस्टम का। किसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्या आपके पास प्राइमरी पर्पस किसका? प्राइमरी पर्पस जो है वो किसका? स्टोरेज सिस्टम का, ठीक है। प्राइमरी पर्पस स्टोरेज सिस्टम का क्या है? ठीक, तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं स्टोरेज, तुम्हारे घर में भी स्टोरेज है, ठीक है। तुम भी अपनी बुक सेल्फ्स को कायदे से रखते हो, तुम अपने कपड़ों को कायदे से रखते हो। किस लिए करते हो? ठीक है, किस लिए आप लोग रखते हो? कि बेसिकली हम क्या कर पाए सर? स्टोरेज इफिशियंसी को मैनेज कर पाए। क्या कर पाए सर? स्टोरेज जितना है उसको इफिशिएंटली हम लोग क्या कर पाए? इफिशियंटली मैनेज कर पाए। तो अगर इफिशिएंटली वर्ड आ जाएगा, इफिशिएंटली वर्ड मैनेज आ जाएगा पिक्चर के अंदर। इफिशिएंटली वर्ड जैसे ही आया तो यहाँ पर देख लो, वर्कलोड को कम करने के लिए नहीं, टू स्टोर द मैनेज डाटा इफिशिएंटली, बिल्कुल सही, ठीक है। स्टोरेज सिस्टम में बेसिकली क्या, जो भी आपके पास है इफिशिएंटली आपके पास डेटा को, आपके पास मटेरियल को क्या करना? स्टोर करना, ठीक है। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये किसी पीवाई का क्वेश्चन है। और स्टोरेज सिस्टम बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या सर? ये आईसीटी के रिस्पेक्ट में पूछ दिया है, ठीक है, आईसीटी के रिस्पेक्ट में पूछ दिया, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी, सी कहाँ लिख रहा हूँ यार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी देखो इस पर डिस्कशन किया, ठीक है, इस पर डिस्कशन किया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन स्टोरेज सिस्टम। ओपन स्टोरेज सिस्टम में आपके पास क्या एग्जाम्पल हो सकता है? रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउस, ऐसा होता है भाई? नहीं होता है, ठीक है। सेल्फ स्टोरेज यूनिट, भाई नहीं होता है। क्लाइमेट कंट्रोल वेयर हाउस, नहीं होगा सर। आपके पास क्या सर? एन आउटडोर लंबर यार्ड, ठीक है, आउटडोर लंबर यार्ड क्या होगा सर? आपके पास ओपन स्टोरेज सिस्टम का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अभी इस पर डिस्कशन किया था। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी? अब कोल्ड स्टोरेज होता है, ठीक है, जो लोग भाई आपके गांव वगैरह से होंगे, ठीक है, तो वो देखते होंगे कि जब कोई भी जैसे वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं आपके पास, फ्रूट्स वगैरह जो हैं, बहुत सारे कहाँ रखे जाते हैं? कोल्ड स्टोरेज में रख दिए जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं जिससे खराब ना हो। खराब कैसे नहीं होते हैं?
खराब जो है वो किस तरीके से नहीं होते, क्योंकि हम क्या करते हैं वहां पर हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज के अंदर हम लोग क्या रखते हैं, आपके पास कंट्रोल्ड टेम्परेचर के अंदर रखते हैं। ठीक है, जितना टेम्परेचर में खराब ना हो, कंट्रोल्ड टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह, क्या सर, आपके पास आलू जो है, पोटैटो, ठीक है, उसको क्या करा जाता है भाई, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। इसीलिए इसीलिए जब नया आलू आने वाला होता है मार्केट में, जब नया आलू आता है, जब सीजन चेंज होता है, नया आलू आपको देखने को मिलता है, उस समय जो पुराना आलू होता है उसका स्वाद देखना, ठीक है, उसका टेस्ट देखना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और जब नया आलू खाओगे उसका टेस्ट अच्छा लगेगा, क्योंकि नया आलू क्या है भाई, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल क्या है, फ्रेश है। और वहीं पर आपके पास जो पुराना आलू, ठीक है, पुराना आलू जो है वो कैसा है, वो कोल्ड स्टोरेज वाला है, तो उसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे कोई फ्रूट्स के साथ हो गया, जैसे अभी संतरा है, संतरे का सीजन जो है वो ऑलमोस्ट अब गॉन है, ठीक है। अब आज से 2 महीने बाद या 1 डेढ़ महीने बाद आप संतरा खरीदोगे तो आपको टेस्ट में वो मजा नहीं आएगा, ठीक है, मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सारा कोल्ड आपके पास कोल्ड स्टोरेज वाला मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या मेंटेन करना, कंट्रोल्ड टेम्परेचर एनवायरमेंट मेंटेन करना, कंट्रोल टेम्परेचर को मेंटेन करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, दैट इज द फंक्शन ऑफ कोल्ड स्टोरेज। व्हाट टाइप ऑफ गुड्स कॉमनली स्टोर्ड इन अ कोल्ड फैसिलिटीज। अब देखो यहां पर आपके पास, आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स को कोल्ड में रखोगे सर नहीं, फर्नीचर रखोगे सर नहीं, कंज्यूमेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल को रखोगे नहीं, किसको रखोगे, पेरिसेबल फूड्स आइटम, मतलब जिनकी एक्सपायरी डेट होती है, इनकी एक्सपायरी डेट होती है, या जो खराब होने वाले, जो बेसिकली अल्टीमेटली क्या, पेरिसेबल में वो चीजें आती हैं जो खराब होने वाली है। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने वहां पर टर्मिनोलॉजी यूज कर ली कि एक्सपायरी। ठीक है, मतलब खराब होने वाली, जो मतलब जैसे सड़ जाने वाली, जैसे फ्रूट्स है, आपके पास वो क्या होगा, लेके आओगे नहीं खाओगे तो फिर वो क्या हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो वो आइटम्स क्या है, वो आपके पास पेरिसेबल आइटम्स होते हैं, मतलब जो खराब हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच गैस इट कॉमनली यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इन अ मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज सिस्टम। आपके पास कौन सी गैस जो है यूज करते हैं मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज सिस्टम के अंदर, अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस को इस्तेमाल करते हैं, कौन सी गैस को इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसके अंदर, आपके कोल्ड स्टोरेज सिस्टम के अंदर। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम के अंदर, ये तो भाई मैकेनिकल वालों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, क्या, अमोनिया। जैसे आपके पास क्या, जहां पर जो, अगर आपने देखा हो, अगर आपके पास आइस आइस मेकिंग प्लांट हो कोई, ठीक है, वहां पर जाना, वहां पर एब्जॉर्प्शन सिस्टम आपके पास वर्क कर रहा होगा, तो वहां पर कौन सी गैस फ्लो होती रहती है, आपके पास अमोनिया फ्लो होती रहती है। ठीक है, कोई भी लोग जाना भाई, आप देख सकते हो, लेकिन मैकेनिकल वाले तो इस पार्ट को पढ़ते ही हैं रेफ्रिजरेंट में। ठीक, तो बेसिकली आपके पास क्या है सर, NH3। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, विच टेक्नोलॉजी इज अ कॉमनली यूज इन अ मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज सिस्टम फॉर एनर्जी इफिशियंसीज। यहां पर आपके पास अभी मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज सिस्टम के अंदर एनर्जी इफिशियंसी के लिए हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, जो आप घर में भी यूज करते हो, आपकी मतलब फ्रिज में तो मैं वो नहीं बोलूंगा, रेफ्रिजरेटर में वो होती है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो नए रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं उनके अंदर होती है। ठीक है, बहुत सारे नए रेफ्रिजरेटर जो आ रहे हैं उनके अंदर ये सारी चीजें जो है वो आपके पास क्या होती, लेकिन आपके पास जो है, आपके पास, हाँ, एसी के अंदर सर होती क्या है, मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज सिस्टम के अंदर क्या होगा, गैसोलीन पावर्ड रेफ्रिजरेशन नहीं सर। ठीक है, ये तो सब में जनरली होता ही है कि आपके पास एयर का यूज करते हैं, कंप्रेस्ड एयर का। मैनुअल टेम्परेचर कंट्रोल सर नहीं, सोलर हीटिंग सर नहीं, क्या आपके पास IoT इनेबल्ड मॉनिटरिंग, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो मॉनिटरिंग है वो आपके पास, मतलब सेंसर बेस्ड जो है, सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग जो है वो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का, मतलब इस सेशन का। आपके पास जो थर्ड पार्ट है हैंडलिंग का, वो आपको मिलेगा कितने बजे, वो आपके 3 बजे लाइव होगा। हैंडलिंग का थर्ड पार्ट लाइव आपके पास कब, लाइव एट 3 PM। ठीक है, 3 PM। यहाँ पर आपके पास क्या सर, हाउ डज कोल्ड चेन डिफर फ्रॉम द रेगुलर सप्लाई चेन, हाउ डज अ कोल्ड चेन इज अ डिफर फ्रॉम अ रेगुलर सप्लाई चेन, रेगुलर सप्लाई चेन से कोल्ड चेन जो है वो किस तरीके से डिफर है, रिक्वायर्स स्पेशल ट्रक्स, involves product that need temperature control throughout the transportation, faster than the regular supply chain, it applies to medical products। अगर हम लोग यहाँ से बात करें, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग बात करें रेगुलर सप्लाई चेन, ठीक है, कोल्ड चेन की बात करें, रेगुलर सप्लाई चेन से डिफर किस तरीके से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है सर, कोल्ड चेन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास
टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। कोल्ड चेन की जहां पर बात आएगी, यहाँ पर रिलेटेड चीज किससे हो जाएगी, टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर से रिलेटेड ऑप्शन क्या सर, ऑप्शन बी क्या है सर, इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्ट दैट नीड द टेम्परेचर कंट्रोल थ्रू आउट द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, आपके पास जब कोई जो है मिल्क, जैसे आपके पास मदर डेयरी हो गया, अमूल हो गया, तो इनके प्लांट हैं, ऐसा थोड़ी ना कि पैकिंग जो है वो आपके पास होके आ रही है, पैकिंग प्लांट से होके आती है, ठीक है, लेकिन छोटे छोटे सब प्लांट्स भी बने हुए हैं, उन वहां पर आपके पास दूध जाता है, वहां पर भी पैकिंग आपके पास होती है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हैंडलिंग का 3 पार्ट, इसके थर्ड पार्ट जो है ये 3 बजे लाइव होगा, ठीक है, लाइव होगा 3 बजे आज ही, ठीक, आज ही लाइव होगा। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे के क्वेश्चंस की, और वो उस पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए सेशन को समअप करेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।